हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट देखते हैं हम। पिछले लेक्चर में देखा था कि जो ग्रैन्युलर टिश्यू होता है उसमें दो प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं, एक तो बाह्य और दूसरी होती है अंतः, या इनको ऐसे भी बोल सकते हैं कि बाह्य सतह पर पाई जाने वाली संरचनाएं ग्रंथीय संरचनाएं और अंतः सतह पर पाई जाने वाली ग्रंथीय संरचनाएं। तो सेकंड देखते हैं अंतःस्रावी वाली। अंतःस्रावी संरचना। अंतःस्रावी संरचना। तो पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो अंतःस्रावी ग्लैंड्स होती हैं या अंतःस्रावी जो संरचनाएं होती हैं, ये जो संरचनाएं हैं वो रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट में कहीं भी जो इनका टिश्यूज होते हैं उन टिश्यूज के अंदर कहीं भी बिखरी हुई अवस्था में उपस्थित होती हैं। तो ये होती कौन कौन सी हैं जो अंतःस्रावी संरचनाएं होती हैं? तो फर्स्ट देखते हैं यहाँ अंतःस्रावी सेल्स। अंतःस्रावी सेल्स, कोशिकाएं। ऑयल ग्लैंड्स। तीसरी रबड़ चीरी सेल्स या टिश्यू, दोनों होते हैं। और एंड लास्ट रेजन डक्ट्स। रेजन डक्ट्स। सबसे पहले बात करते हैं हम अंतःस्रावी ग्लैंड्स की। ये जो अंतःस्रावी ग्लैंड्स होती हैं, ये जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स यूनि या मल्टीसेलुलर किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। इनके अंदर रेजिन, टैनिन, श्लेष्मा, विभिन्न पदार्थ उपस्थित हो सकते हैं। इस प्रकार के पदार्थ उपस्थित हो सकते हैं। जो कोशिकाएं हैं वो टिश्यूज के बीच बीच में उपस्थित होती हैं। जो टिश्यूज होते हैं इनके बीच बीच में उपस्थित होती हैं, लगातार नहीं होती, टुकड़ों में उपस्थित होती हैं, इनके बीच बीच में उपस्थित होती हैं। और इनके अलावा अगर हम बात करें, जैसे मैलिएशी की बात करें, मैलिएशी कुल होता है, नीम कुल जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पर रेजन सेल्स पाई जाती हैं। रेजन सेल्स पाई जाती हैं। यूफोर्बिएसी की बात करें, यूफोर्बिएसी नहीं, मालवेसी और कैक्टेसी। मालवेसी और कैक्टेसी की अगर हम बात करें तो यहां पर म्यूकस सेल्स पाई जाती है। म्यूकस सेल्स उपस्थित होती हैं। तो यहां जो अंतःस्रावी ग्लैंड्स हैं, ये ग्लैंड्स एक गुच्छों के रूप में उपस्थित होंगी, टिश्यूज के बीच बीच में उपस्थित होंगी। और यहाँ पर अलग अलग फैमिलीज के अंदर अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। इस मैलिएशी में रेजन सेल्स पाई जा रही है, मालवेसी और कैक्टेसी में म्यूकस सेल्स पाई जा रही हैं। मैग्नोलिएशी होता है, मैग्नोलिएशी में यहाँ पर मैग्नोलिएशी, यहाँ मैग्नोलिएशी में यहाँ ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो यहाँ विभिन्न पदार्थों को एकत्रित करने वाली सेल्स होती हैं। यहाँ ये जितने भी पदार्थ हैं ये वो पदार्थ हैं जो कोशिकाओं की जो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म के बाद में निर्मित होते हैं। तो यहाँ कोशिका के अंदर ये पदार्थ उसके अपचय और उपापचय क्रियाओं में काम नहीं आते। सेल्स के लिए ये सभी पदार्थ अनयूजफुल होते हैं,
तो अब सेल्स इनका क्या करें, तो इनको सेल्स एक स्टोर के रूप में, जिनको हम बोल देते हैं इडियोब्लास्ट सेल्स, इनका जो संग्रह करने वाली जो सेल्स होती हैं इनको क्या बोलते हैं हम, इडियोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। विचित्र कोशिकाएं या उत्सर्जी कोशिकाएं कहते हैं, जिनके अंदर इनका संग्रह होता है। जैसे अपने स्टोरेज जो होते हैं, स्टोर रूम होते हैं, उनके अंदर जितना भी वेस्ट पदार्थ होता है उनको वहां पर चीजें होती हैं उनको वहां रख देते हैं। ऐसे ही जो वेस्ट जो इनके पदार्थ हैं इनको यहाँ पर इडियोब्लास्ट के अंदर रख दिया जाता है, डाल दिया जाता है। एंड सेकंड ऑयल ग्लैंड्स, हमने इससे पहले भी देखी थी ऑयल ग्लैंड्स जो एपिडर्मिस में उपस्थित थी, एपिडर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। तो यहाँ भी ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, लेकिन ये ऑयल ग्लैंड्स एपिडर्मिस में ना होकर के कौन सा होता है, कॉर्टेक्स। ये लीफ की भी हो सकती है, सॉरी लीफ में कॉर्टेक्स नहीं होती, स्टेम की भी हो सकती है, रूट की भी हो सकती है, लीफ के मीजोफिल हो सकते हैं, मीजोफिल किसके, लीफ के मीजोफिल हो सकते हैं। तो यहाँ ये ऑयल ग्लैंड्स कहीं भी उपस्थित हो सकती हैं, लेकिन एपिडर्मिस में या हाइपोडर्मिस में उपस्थित नहीं होंगी। ये भी कहाँ मिलती है, टिश्यूज के बीच बीच में पाई जाती हैं। एंड रबड़ छीरी ऊतक या रबड़ छीरी सेल्स, यूफोरबिएसी, यूफोरबिएसी एक ऐसी फैमिली है जो कॉमनली हम सभी जानते हैं। एक्सक्लेपिडेसी, इसको क्या बोलते हैं, रबड़ छीरी ऊतक कुल। ऐसे यहाँ भी इन फैमिलीज के अंदर जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स से जो दूध होता है, दूध के समान, दूध समान सफेद पदार्थ निकलता है। ये दूध समान, ये हल्का पीला भी हो सकता है, रंगहीन भी हो सकता है और सफेद भी हो सकता है। इस पदार्थ के अंदर रेजिन, टेनिन, गोंद, एंजाइम, एल्केलॉइड, ये सभी पदार्थ इस के अंदर जो दूध समान जो लैटेक्स है, इस लैटेक्स के अंदर उपस्थित होते हैं। और ये मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स क्या बोलते हैं, अधात्री, कोशिका की जो अधात्री होती है, इस अधात्री में ये पायस अवस्था में होते हैं, अमल्सन अवस्था में होते हैं। जैसे हम पानी को और ऑयल को मिक्स करके ऐसे हिला दें तो ना वो मिलता है ना वो दूर दूर रहता है। कैसे रहता है, छोटी छोटी बूंदें पानी की और तेल की एक दूसरे के बीच में होती हैं। तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स में ऐसे ही इमल्सन अवस्था में, पायस अवस्था में सभी चीजें यहाँ पर पाई जाती हैं। तो इन फैमिलीज के अंदर रबड़ छीरी ऊतक लैटेक्स टिश्यू या लैटेक्स सेल पाई जाती हैं। नेक्स्ट रेजिन डक्ट्स, जो कोनिफर होते हैं, शंकुधारी वृक्ष, इन कोनिफर्स प्लांट्स के अंदर रेजिन डक्ट पाई जाती है। इन कोनिफर्स प्लांट में जो रेजिन होता है, ये रेजिन इनके अरीय और अक्षीय, अरीय और अक्षीय दोनों ही तंत्रों में उपस्थित होता है। मतलब ये रेजिन जिन सेल्स से बनता है, ये सेल्स अरीय अक्ष में भी होती हैं और अक्षीय अक्ष में भी होती हैं, दोनों तंत्रों में पाई जाती हैं। तो जब ये दोनों तंत्र एक दूसरे के साथ इस प्रकार से मिलते हैं तो यहाँ पर क्या बन जाता है, एक नेट बन जाता है, एक नेटवर्क बन जाता है, एक जाल बन जाता है। तो कोनिफर्स के अंदर ये जो सेल्स पाई जाती हैं, ये सेल्स यहाँ पर साइजोजिनस प्रकार से भी हो सकती हैं, अधिकतर साइजोजिनस प्रकार की ही होती हैं।
तो यहाँ इन सेल्स के अंदर यहाँ पर रीजन भरा हुआ होता है। और ये रीजन अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो जाइलम और इसकी फ्लोएम की जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जाइलम की एलिमेंट्स होते हैं, वेसल्स होती हैं, सॉरी ट्रैकिड्स होती हैं, वेसल्स नहीं ट्रैकिड्स होती हैं, उनके पास में पाई जाती है। ऐसे क्योंकि जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के पास होंगे तो ऐसे फ्लोएम यहाँ पर है, जाइलम यहाँ पर, तो इनके यहाँ आसपास उपस्थित होती हैं ये सेल्स, और ये दोनों ही रूप में यहाँ पर उपस्थित होंगी जहाँ रीजन इनके अंदर भरा होता है। तो ये आपका ग्रैंड्यूलर टिश्यू हो गया, तो आपका कंप्लीटली टिश्यू हो गया जिसमें आपके तीनों टिश्यू प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम टिश्यू सिस्टम की तरफ। तो स्टूडेंट्स, हमने अब तक जितने भी टिश्यूज की स्टडी की है, चाहे वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, चाहे वो परमानेंट टिश्यू है, चाहे वो ग्रैंड्यूलर टिश्यू है, ये टिश्यू प्लांट्स में अपनी पोजीशन के आधार पर, स्थिति के आधार पर भिन्न भिन्न जगह पर मिलता है और अपने भिन्न भिन्न कार्यों को करता है। तो देखते हैं हम ऊतक तंत्र। ऊतक तंत्र, टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर कोई एक टिश्यू प्रेजेंट नहीं होगा। जैसे हमने टिश्यू की बात की थी कि विभिन्न कोशिकाएं मिलकर जब एक कार्य का संपादन करती हैं तो किसका निर्माण होता है? ऊतक का। या उत्पत्ति में समान विभिन्न प्रकार की सेल्स मिलकर के जब एक कार्य का संपादन करती हैं तो यहाँ पर ऊतक का निर्माण होता है। अब यहाँ जो ऊतक तंत्र है, इस ऊतक तंत्र में ऊतकों की स्थिति के आधार पर कि ऊतक कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, उसकी स्थिति के आधार पर इस सिस्टम को या फिर इन टिश्यूज को तीन प्रकार या तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट होता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र। दूसरा होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, भरण ऊतक तंत्र, भरण ऊतक तंत्र। और एंड लास्ट होता है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, संवहनीय ऊतक तंत्र। तो इन तीनों को हम ETS, GTS और VTS भी कह सकते हैं शॉर्ट में। तो ये जो टिश्यूज पाए जाते हैं GTS, VTS और ETS, ये तीनों यहाँ स्थिति के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। जैसे हम स्टेम या रूट की LS या TS काट के देख रहे हैं तो सबसे बाहर की तरफ क्या होगी? ETS उपस्थित होगा, उसके बाद में VTS उपस्थित होगा और सबसे अंदर सेंटर की तरफ GTS उपस्थित होगा मध्य में, और सबसे अंदर की तरफ क्या होगा? VTS उपस्थित होगा, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम उपस्थित होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लेके चलते हैं हम ETS को। फर्स्ट ETS, ETS की अगर बात करें हम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में जो सबसे बाह्यतम लेयर हैं, वो सबसे बाह्यतम जो परतें हैं,
या फिर कहें कि सबसे बाहरी किसी भी अंगीय तंत्र का जो सबसे बाहरी आवरण है वो क्या कहला रहा है, यहाँ पर बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र कहला रहा है। तो इस ईटीएस के अंदर सबसे बाहर की तरफ उपस्थित होती है एपिडर्मिस, होती है नहीं होती है, सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस में स्टोमेटा उपस्थित होते हैं और इसके अलावा एपिडर्मिस पर होती है एपिडर्मल आउटग्रोथ। एपिडर्मल आउटग्रोथ, ये तीन चीजें मिलकर के ईटीएस का निर्माण कर रही हैं। तो फर्स्ट देखते हैं हम एपिडर्मिस। एंजियोस्पर्म के अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर ये यूनिलेयर पाई जाती है। इसका मतलब जो एपिडर्मिस पाई जाती है वो कैसी होती है, एक परतीय होती है। सेल्स जो होती हैं वो पतली भित्ति वाली, समव्यासीय, आयताकार, अधिकतर आयताकार पाई जाती हैं या ढोलक आकार की पाई जाती हैं। जो ये सेल्स पाई जाती हैं, इन सेल्स के ऊपर क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है और ये क्यूटिकल की लेयर में क्यूटिन, रेजिन, सिलिका, गोंद आदि पदार्थ उपस्थित होते हैं। अकेले क्यूटिन ही क्यूटिन नहीं होती, क्यूटिन के साथ में यहाँ अन्य पदार्थ भी उपस्थित होते हैं। तो इस क्यूटिकल की क्या होती है, थिक लेयर होती है, जो कहाँ उपस्थित होती है, एपिडर्मिस के ऊपर। ये थिक लेयर एपिडर्मिस के ऊपर पाई जाती है, क्योंकि एपिडर्मिस सबसे बाहर की ओर पाई जाने वाली संरचना है और सबसे बाहर की ओर पाई जा रही सेल्स है, और उसमें भी सेल्स कैसी हैं, पतली भित्ति वाली। तो इनको भी सपोर्ट की आवश्यकता होगी, वरना बाह्य वातावरण में विभिन्न प्रकार के आघातों से सेल्स क्या हो जाएंगी, डैमेज। तो ये जो क्यूटिकल है, ये क्यूटिकल यहाँ डैमेज होने से भी बचा रही है और साथ में यहाँ बाष्पोत्सर्जन, जब तेज़ धूप पड़ती है, तेज़ हवाएं चलती हैं, तो ये लीफ या स्टेम के बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को भी यहाँ पर कम करती है, क्योंकि मेनली कहाँ होता है 98% बाष्पोत्सर्जन लीफ के द्वारा। तो ये यहाँ पर पानी का जो अधिक नुकसान होता है उससे भी यहाँ पर ये बचाती हैं। बात करें रूट की, तो रूट के अंदर इसी एपिडर्मिस को हम क्या बोलते हैं, एपिब्लेमा कहते हैं। यहाँ पर रूट के अंदर इसको एपिब्लेमा कहते हैं। यहाँ ना तो स्टोमेटा पाए जाते हैं और ना ही यहाँ पर क्यूटिकल पाई जाती है। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर नहीं पाई जाती। रूट कहाँ पाई जाती है, ज़मीन के अंदर। तो ज़मीन के अंदर स्टोमेटा की ज़रूरत नहीं होती और ना ही यहाँ पर क्यूटिकल की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आपने सेकेंड ईयर के अंदर पढ़ा होगा रूट कैप, जो रूट के सपोर्ट के लिए यहाँ पर या उसको डैमेज होने से बचाने के लिए जो आवश्यक होती है वो रूट कैप पाई जाती है, ना कि क्यूटिकल की आवश्यकता होती है। इसके अलावा एंजियोस्पर्म में कुछ ऐसी फैमिलीज भी हैं जिनके अंदर जो एपिडर्मिस है वो यूनिलेयर ना मिलकर के कैसी होती है, मल्टीलेयर। मैग्नोएसी, इसके अलावा पाई जाती है मोरेसी, बिग्नियोसी, मोरेसी, विग्नियोएसी। ये सारी ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ पर जो एपिडर्मिस है ये मल्टी लेयर पाई जाती है। पाइपरेसी, चिनोपोडिएसी। तो यहाँ पर मल्टी लेयर एपिडर्मिस पाई जाती है।
अगर हम एपिडर्मिस के कार्य की बात करें तो एपिडर्मिस का कार्य क्या होगा? कार्य, एपिडर्मिस सबसे बाहर की तरफ पाई जा रही है, तो सबसे पहले किसका कार्य करेगी? सुरक्षा का। सुरक्षात्मक आवरण प्रदान करती है अंदर वाले सिस्टम्स के लिए, सेल्स के लिए सुरक्षा का कार्य करती है। इसके अलावा यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के उद्भुतांग पाए जाएंगे, अभी आगे आएंगे उद्भुतांग, तो जैसे कांटे हैं, विभिन्न प्रकार के रोम हैं, पहले पढ़ चुके हैं हम, ग्रंथिल रोम, दंसन रोम। तो ये जो शाकाहारी प्लांट पादप वो होते हैं, जीव, शाकाहारी जीवों से सुरक्षा करती हैं, शाकाहारी जीवों से सुरक्षा का कार्य करती हैं। इसके अलावा अगर इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट उपस्थित है तो ये फोटोसिंथेसिस का भी कार्य करती हैं। तो सबसे ज़्यादा मुख्य जो कार्य होता है वो होता है इनका सुरक्षा का। नेक्स्ट, स्टोमेटा। सेकंड, स्टोमेटा। स्टोमेटा से पहले हम यहाँ एपिडर्मल एक टॉपिक और देख लेते हैं कि यहाँ जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं ये कुछ विशिष्ट प्रकार की, इसके अंदर कुछ विशिष्ट प्रकार की पाई जाती हैं। ये विशिष्ट प्रकार की क्यों पाई जा रही हैं? ये विशिष्ट प्रकार की अपने कार्य के कारण पाई जा रही हैं। इनके अंदर कुछ ऐसी खूबियां होती हैं जो अदर सेल्स के अंदर नहीं पाई जाती। फर्स्ट, वुलीफॉर्म सेल्स, वुलीफॉर्म सेल्स। सेकंड, कॉर्क एंड सिलिका सेल्स। एंड थर्ड, लिथोसाइट्स। वुलीफॉर्म की अगर हम बात करें तो जो मोनोकोट होते हैं, और मोनोकोट के खासकर घासों के अंदर, और घास कौन सी होती है? पोएसी में, इसको घास कुल भी कहते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, बड़ी सेल्स, और बड़ी सेल्स के मध्य में ये छोटी सेल्स पाई जाती हैं। ये छोटी सेल्स हैं, और ये कौन सी हैं? ये बड़ी। तो यहाँ पर दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। यहाँ इन सेल्स के अंदर एक विशेष प्रकार की क्षमता पाई जाती है दोनों ही सेल्स के अंदर, कि अगर धूप तेज पड़ रही है और बाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही है, धूप तेज होगी, लाइट तीव्र होगी, तो बाष्पोत्सर्जन भी अधिक होगा। तो उस स्थिति में ये क्या करेंगी? जो घास की पत्तियां होती हैं वो फोल्ड होकर के ऐसे हो जाती हैं, ऐसे सिकुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर इनको मोटर सेल्स भी कहते हैं, वुलीफॉर्म सेल्स को मोटर सेल्स भी कहते हैं। तो ये सिकुड़ जाएंगी, और जिससे कम से कम बाष्पोत्सर्जन होगा, कम से कम जल की हानि होगी। दूसरी पाई जाती है कॉर्क एंड सिलिका सेल्स। ये भी ग्रेमनी कुल के प्लांट्स के अंदर पाई जाती हैं। यहाँ भी दो प्रकार की होती हैं सेल्स, एक तो छोटी होती हैं और दूसरी बड़ी सेल्स होती हैं। ये सभी किसमें? एपिडर्मिस में उपस्थित हैं। जो छोटी सेल्स होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती हैं कॉर्क सेल्स और दूसरी होती हैं सिलिका सेल्स। तो यहाँ पर भी दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं एपिडर्मिस में। नेक्स्ट, लिथोसाइट्स। लिथोसाइट्स, कुछ जो सेल्स होती हैं वो आकार में क्या हो जाती हैं? बड़ी, आकार में बहुत बड़ी हो जाती हैं, और इन सेल्स के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं, जिसे एकेंथेसी, एपोसाइनेसी कुल के नाम है, एपेंथेसी, एपोसाइनेसी। यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल जमा हो जाएंगे
तो इसके बाद में ये क्या कहलाती हैं सेल्स? लिथोसाइट्स कहलाती हैं। तो ये एपिडर्मल सेल्स के कुछ विशिष्ट प्रकार होते हैं जो विशेष कार्यों के लिए यहाँ पर रूपांतरित हो जाती हैं। एंड सेकंड, स्टोमेटा। सेकेंड ईयर में आप लोगों ने स्टोमेटा की स्टडी की है। जब हम बाष्पोत्सर्जन पढ़ते हैं तो उससे पहले हम स्टोमेटा को भी पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो स्टोमेटा होता है, सेकंड, अधिकतर स्टोमेटा हम बोलते हैं लीफ के ऊपर जो छिद्र पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। तो पत्तियों पर पाए जाने वाले छिद्र स्टोमेटा कहलाते हैं और सबसे अधिक बाष्पोत्सर्जन 98% इन्हीं के द्वारा होता है। ये स्टोमेटा 2 गार्ड सेल से मिलकर बने होते हैं, द्वार कोशिकाएं। और ये सेल्स कैसी होती हैं? वृक्काकार। ये वृक्काकार सेल्स होती हैं इस प्रकार से। इनकी जो बाह्य भित्ति होती है, ये तो बाह्य भित्ति तो होती है पतली, और जो अंतः भित्ति होती है, अंतः भित्ति होती है इनकी मोटी। अंतः भित्ति मोटी होती है और बाह्य भित्ति पतली होती है। गार्ड सेल्स के अंदर क्या होता है कि जब गार्ड सेल्स का ओपी बढ़ जाता है तो डीपीडी भी बढ़ता है, सेकेंड ईयर में पढ़ा है। तो ये होती है कोशिका की जल मांग। तो वाटर क्या होगा? जो गार्ड सेल्स के बगल में सहायक सेल्स पाई जाती हैं, यहाँ से पानी अंदर जाएगा। तो पानी अंदर जाएगा तो ये कोशिका क्या हो जाएंगी? स्फीत। और स्फीत होने पर यहाँ पर टर्गर प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जो बाह्य भित्ति होती है, जो पतली होती है, वो क्या होगी? जैसे ये स्टोमेटा हैं और बंद कंडीशन में हैं, तो कैसे होंगे? ऐसे। बाह्य भित्ति बाहर की तरफ ऐसे खुल जाएगी और उसके साथ में स्टोमेटा भी खुल जाएंगे। तो इसके बाहर की तरफ खींचने से बाह्य भित्ति के जो पतली है तो स्टोमेटा खुल जाते हैं। और अगर जल बाहर निकल जाएगा, टीपी घट जाएगा, वापस ओपी बढ़ जाएगा, डीपीटी बढ़ जाएगा, तो कंडीशन वापस सेम वही हो जाती है, स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाते हैं। तो जो स्टोमेटा होते हैं वो क्या कार्य करते हैं? तो यहाँ पर अगर हम इनके कार्य की बात करें तो कार्य होता है इनका गैस विनिमय। मुख्य रूप से जो कार्य होता है वो गैस विनिमय का होता है। इसके अलावा जो कार्य होता है वो वाष्पोत्सर्जन का होता है। वैसे तो दोनों ही मुख्य कार्य हैं, तो दोनों गैस विनिमय का और वाष्पोत्सर्जन का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जाता है? स्टोमेटाओं के द्वारा किया जाता है। एंड थर्ड, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।